जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज आप लोगों की मैराथन क्लास होने जा रही है जियोग्राफी की। इस एक क्लास में आपके जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक ही क्लास में आपके पूरे 5 नंबर जो हैं वो आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो सभी अपने अपने दोस्तों को मैसेज कर दीजिएगा कि सारे लोग जुड़ जाइएगा। बाकी इससे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन क्लास आपको करा चुका हूँ, तो जिसने भी अभी तक वो क्लास ना देखी हो, क्योंकि उस एक क्लास में जितना भी प्राचीन भारत था मैंने सारा कुछ कवर करा दिया है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम लोग जियोग्राफी की करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बता दीजिएगा कि क्लास शुरू होने वाली है और सब लोग आ जाइएगा। तो एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा। और मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था और वो टारगेट आप लोगों ने नहीं पूरा करवा पाए हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वीडियो वगैरह जो है वो आप लोग थोड़ा शेयर करिएगा अच्छे से, तो ये टारगेट जो था बहुत अच्छे से पूरा हो जाता। तो सबसे पहले आप लोग जितने लोग भी फेसबुक चला रहे हैं तो इसको फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा तुरंत। फेसबुक के ग्रुप्स हों आप लोगों के पास में या टेलीग्राम के ग्रुप्स हों तो उनमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अभी के अभी। चलिए, सभी लोग तैयार हैं तो बताइएगा। सभी लोग रेडी हैं तो शुरू करें फिर अपनी क्लास। बताइएगा, सभी लोग रेडी हैं क्या? ठीक है, अगर रेडी हैं तो फिर शुरू कर रहे हैं। सब लोग थम्स दिखाइएगा, क्लास शुरू हो जाती है। चलिए, पहला ही प्रश्न है कि भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। पहला प्रश्न है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। तो देखिएगा, अक्षांश रेखा के आधार पर ठीक है, अक्षांश रेखा के आधार पर भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे प्रश्न बनेगा कि अक्षांश रेखा के आधार पर भारत किस महाद्वीप में है, महाद्वीप में नहीं, किस गोलार्ध में है। और देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत कहाँ पर है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो प्रश्न बनेगा कि भारत कहाँ स्थित है? तो भारत विश्व में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के किस भाग में है ये? तो दक्षिण भाग में है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो देखिएगा, सबसे पहले सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? एक और चीज़ होती है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपसे डिग्री में पूछ ले। अभी तो मैंने आपको बताया कि किस गोलार्ध में स्थित है। आपसे अक्षांशीय विस्तार जो होता है इसको डिग्री में पूछ ले। तो भारत कैसा है? 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसका ये है, याद रखिएगा। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी वजह से भारत जो है वो किस में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.43%। कितना है, सी आंसर सही हो जाएगा। 2.43% जो है भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। ठीक है, देखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। देखिएगा सबसे बड़ा विश्व में कौन है, तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, रूस है। रूस के बाद में कनाडा है। कनाडा के बाद में चीन है। चीन के बाद में अमेरिका है। अमेरिका के बाद में ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया है। और फिर कौन सा है, तो भारत है। ठीक है, तो भारत विश्व में 7वें नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो बताइएगा। जैसे कि भारत का ये मैप है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्तार कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, सब कुछ बताइएगा। तो समझिएगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण में तो 3214 किलोमीटर है। कितना है, 3214 किलोमीटर है, ये आंसर सही हो जाएगा। 2933 किलोमीटर क्या है, तो पूरब से पश्चिम। कैसा है, पूरब से पश्चिम तक विस्तार है। 15,200 क्या है, तो 15,200 जो है वो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई है। और जो आपका 7,516.6 किलोमीटर जो है, यह भारत की द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई है। क्या है, कुल तटरेखा की लंबाई है। अगर ये द्वीप हटा दें, क्योंकि इसमें अंडमान निकोबार वगैरह भी जोड़ लिया जाता है, अगर हम लोग ये द्वीप हटा दें तो बिना द्वीप के कितनी लंबाई है। अगर आपसे केवल पूछ ले कि कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है, कुल तटरेखा की लंबाई अगर द्वीप ना हो इसमें तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिएगा सबसे पहले तो कर्क रेखा है क्या, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिएगा मैं आपको क्रम बता रहा हूँ पश्चिम से पूर्व का। ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रम बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यह गुजरात से जाती है। कहाँ पर, गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान। ठीक है, गुजरात के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, फिर झारखंड।
कौन सा? झारखंड। झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य आएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में सबसे लास्ट में कहाँ जाएगी ये? मिजोरम में जाएगी। कहाँ पर? मिजोरम में जाएगी। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये कैसा क्रम है? ये पश्चिम से पूरब क्रम है। देखो बाकी वो ट्रिक तो है कि मित्र पर गमछा झार, लेकिन होता क्या है कि अगर आपसे क्रम पूछ ले कि पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए या पूरब से पश्चिम क्रम लगाइए, तब क्या करोगे आप? तो समस्या हो जाएगी। या राजस्थान के पश्चिम में कौन सा होगा, या राजस्थान के उत्तर में कौन सा होगा, मतलब उत्तर में नहीं, मतलब पूरब में कौन सा होगा। तो इस तरीके से तो आप लोग देख लीजिएगा सही आंसर क्या होगा। अब बताइएगा इन राज्यों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिनसे नहीं गुजरती है? तो किससे नहीं गुजरेगी? मणिपुर से नहीं गुजरेगी। किससे? मणिपुर से। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिएगा भारत की मानक समय रेखा पहली बात है क्या? तो भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट है। और भारत का जो मानक समय रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्योंकि लंदन में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जिसको क्या कहते हैं? 180 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो 82.5 डिग्री ईस्ट है ये भारत में किस स्थान से लिया जाता है? तो प्रयागराज। कहाँ से? और प्रयागराज के कहाँ से? नैनी से। प्रयागराज के नैनी स्थान से। ठीक है, अब देखिएगा जो मानक समय रेखा है भारत की वह 5 राज्य से होकर गुजरती है। कौन से 5 राज्य हैं वो? तो देखिएगा इनका भी क्रम पूछ लिया जाए आपसे, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पहले किस राज्य से गुजरेगी? उत्तर प्रदेश। किससे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में किस राज्य में पहुंचेगी? तो उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद में कहाँ जाती है? तो मध्य प्रदेश के बाद में उड़ीसा। कहाँ पर? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ पहुँचेगी? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। तो अब आप लोग बताइएगा कि कौन सा राज्य ऐसा है जिससे नहीं गुजरती है? तो बिहार से नहीं गुजरती है। किससे? बिहार से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रश्न और बन सकता है आपसे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, ठीक है, जिनसे मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों किस राज्य से होकर गुजरती हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। जो लोग भी अभी तक वीडियो देखने नहीं आ पाए हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर उनसे कहिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि बांग्लादेश के साथ में कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता? देखिए सबसे पहले भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में कौन सा देश कितनी सीमा लगाता है? किलोमीटर में भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ में भारत क्या है? सर्वाधिक सीमा लगाता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। फिर भारत किसके साथ में लगाता है? चीन के साथ में। चीन के साथ में 3488 किलोमीटर लगाता है। कितनी? 3488। पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में भारत जो है वो 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितनी? 3323 की। नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में भारत जो है वो 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ठीक है, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा लगाता है।
म्यांमार के साथ में भारत जो है वो 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितनी? 1643 किलोमीटर की। और भूटान के साथ में जो है 699 किलोमीटर की। और अफगानिस्तान के साथ में अफगान जलेबी के साथ में कितनी लगाता है? सबसे कम सीमा लगाता है। और कितनी है? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर की सीमा मात्र लगाता है। तो अब आप देखिएगा, आपसे प्रश्न बन जाए कि भारत किस देश के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है? तो बांग्लादेश के साथ में। और सबसे कम सीमा किसके साथ में लगाता है? तो अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब बांग्लादेश के साथ में कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता? तो देखिएगा, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं। पहली तो बात यह है, तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कितने? 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल। कौन से? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। ये 5 राज्य जो हैं वो किसके साथ में सीमा स्पर्श करते हैं आपके? तो बांग्लादेश के साथ में। अब इसने कहा कौन सा राज्य सीमा स्पर्श नहीं करता? तो सिक्किम नहीं करता। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के साथ में कौन सा राज्य सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो सिक्किम नहीं करता है। दूसरी चीज़, जो त्रिपुरा है, आपसे प्रश्न बनेगा कि बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन सा राज्य घिरा है? तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा आंसर? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी छठे प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि नेपाल के साथ में कौन सा राज्य सीमा स्पर्श नहीं करता है? पहली तो बात, नेपाल के साथ में कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य। तो नेपाल के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। ठीक है, तो कौन सा राज्य नेपाल के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ में सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो 8वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, कि नेपाल के साथ में कौन सा राज्य सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो अरुणाचल प्रदेश नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा, यहीं पर और भी राज्य जो हैं उनको भी देख लीजिएगा कि देखिएगा, पाकिस्तान के साथ में कौन सा राज्य सीमा स्पर्श करता है? ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ में एक तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख के बाद में जम्मू कश्मीर। ठीक है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। अफगानिस्तान के साथ में केवल एकमात्र राज्य स्पर्श सीमा करता है। अफगानिस्तान के साथ में केवल एक राज्य सीमा स्पर्श करता है, जिसका नाम क्या है? तो वो है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। इसके बाद में चीन के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो चीन के साथ में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये राज्य किसके साथ में सीमा स्पर्श करते हैं? तो चीन के साथ में स्पर्श करते हैं। ठीक है, 2 देश अभी और बचे हैं, भूटान और म्यांमार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बता देते हैं उसको। ले लिया? चलिए, अब देखिएगा, भूटान के साथ में कौन सा राज्य सीमा स्पर्श करता है? तो भूटान के साथ में असम,
अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये भूटान के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करते हैं। फिर आ जाओ आप लोग म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के साथ में कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? तो मणिपुर, मणिपुर के बाद में मिजोरम। ठीक है, मणिपुर के बाद में मिजोरम, मिजोरम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये किसके साथ में सीमा स्पर्श करते हैं? तो म्यांमार के साथ में सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो बताइएगा। ठीक है, अच्छा, भारत में कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत के कुल राज्य कितने हैं? 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। अच्छा, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने लगाते हैं? कितने राज्य जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा जो है वो किसके साथ में है? पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। डूरड रेखा किसके साथ में है? अफगानिस्तान के साथ में। 4 बीघा गलियारा ये किसके साथ में है? तो जो आपका 4 बीघा गलियारा है ये बांग्लादेश के साथ में है। किसके? बांग्लादेश। और मैकमोहन रेखा जो है ये किसके साथ में है? चीन के साथ में। अब 4 बीघा गलियारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? 24 परगना भी कहते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सी रेखा है? तो 4 बीघा गलियारा भी है और 24 परगना भी है। ठीक है, इसके बाद में श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? भारत एवं श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। क्या हो जाएगा? पाक जल संधि। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डूरंड रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो बताइएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो देखिए, उत्तरी बिंदु भारत का सबसे जो बड़ा क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। और ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। आपसे पूछ ले कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो गोरे माता है। कौन सा है? गोरे माता है, या इसी को क्या कहते हो? सर क्रीक कहते हो। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। पूर्वी बिंदु क्या है? तो पूर्वी बिंदु आपका किबिथू है। और ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? किबिथू हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, अब दक्षिणी बिंदु में देखो पॉइंट है, अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि से दक्षिणी स्थान, मुख्य भूमि से दक्षिणी स्थान, तब तो हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कैप कैमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। लेकिन अगर भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, अगर प्रश्न में ये पूछे आपसे कि भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान, तब आप लोगों का क्या हो जाएगा?
तब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है और इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, भारत का सबसे दक्षिणी स्थान भारत का सबसे दक्षिणी स्थान क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइएगा, नंदा देवी चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है आपका उत्तराखंड। क्या है सही आंसर? आपको लोगों का क्या हो जाएगा? नंदा देवी चोटी जो है वो उत्तराखंड में है और यह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। कहाँ है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है आपकी? उत्तराखंड में नंदा देवी चोटी है। ठीक है, सिक्किम में क्या है? जल्दी से बताइएगा, सिक्किम में क्या है? तो भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है? कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है आपकी? सिक्किम के अंदर स्थित है। मिजोरम में क्या है? बताइएगा, मिजोरम में देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में डफला, देखो मिजोरम में क्या है? लुसाई पहाड़ी है। लुसाई पहाड़ी कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका डाफला है। कौन सी है? डाफला है। मिरी पहाड़ी है, मिरी पहाड़ी है। अबोर पहाड़ी है। कौन सी है? अबोर पहाड़ी है। और मिसमी है। और कौन सी है? मिसमी पहाड़ी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है, सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है, मिजोरम में लुसाई पहाड़ी है और अरुणाचल प्रदेश में आपका क्या है? डाफला है, मिरी है, अबोर है और मिसमी है। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि पटकई बुम पहाड़ी कहाँ पर है? पटकई बुम पहाड़ी ये कहाँ पर है? तो ये पटकई बुम पहाड़ी जो है वो नागालैंड में है। वैसे इनका नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, तो आप लोग आंसर नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश में से जो भी ऑप्शन में आ जाए तो मार दीजिएगा। फिर आपसे पूछ ले कि मिकिर पहाड़ी, ठीक है, मिकिर पहाड़ी, रेगमा पहाड़ी, ये किस राज्य में है? तो मिकिर और रेगमा पहाड़ी जो हैं ये असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी ब्लू माउंटेन चोटी जो है वो नागालैंड में है, मिजो पहाड़ी पर, वो सॉरी मिजोरम में है, मिजो पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 11वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। तो देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर में क्या है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर पीर पंजाल पर्वत है। कौन सा है? पीर पंजाल पर्वत है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? धौलाधार पर्वत है। क्या है? धौलाधार पर्वत है। उत्तराखंड में क्या है? मसूरी पर्वत है। कौन सा है? मसूरी पर्वत है। और नेपाल में कौन सा है? तो नेपाल में महाभारत पर्वत है।
महाभारत पर्वत आपसे पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर है, तो नेपाल के अंदर स्थित है। देखिएगा, इसी पीर पंजाल पर्वत में मर्ग घास के मैदान पाए जाते हैं और कश्मीर घाटी है, और कश्मीर में ही क्या पाई जाती है, करेबा मृदा। क्या पाई जाती है, करेबा मृदा पाई जाती है, जिससे क्या होता है, आपके केसर उत्पादन के लिए इसी में केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि राजमहल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में क्या है, तो सतपुड़ा पहाड़ी है। तो देखिए, राजमहल पहाड़ी आपकी कहाँ पर है, यहाँ से समझिएगा। तो राजमहल पहाड़ी जो है वो आपकी झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में स्थित है। कौन सी, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, अच्छा, झारखंड में ही क्या है आपका, हजारीबाग पठार है। झारखंड में क्या है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, हजारीबाग पठार है। हजारीबाग पठार है। और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पारसनाथ पर्वत भी कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। कौन सा, पारसनाथ पर्वत, या जिसको क्या कहते थे, संवेद शिखर। पारसनाथ चोटी या पारसनाथ पर्वत ये कहाँ पर है आपका, तो झारखंड में है, और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र में बताइएगा, महाराष्ट्र में तो देखिएगा, महाराष्ट्र में अजंता पहाड़ी है। महाराष्ट्र में क्या है, अजंता पहाड़ी है, अजंता है, सतमाला है, और कौन सी है, सतमाला है, बालाघाट है। कौन सी है, बालाघाट है, और हरिश्चंद्र पहाड़ी है। कौन सी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी है। तो अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र ये सारी कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में है। और आपसे पूछ ले कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हरिश्चंद्र पहाड़ी के ऊपर है, कलसूबाई। कौन सी है, कलसूबाई चोटी जो है वो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, तो कलसूबाई चोटी है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन से पर्वत हैं, तो महादेव पहाड़ी है। देखिएगा, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है। ठीक है, ये सारे कहाँ पर हैं, तो ये मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, झारखंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चौराबाड़ी हिमनद है ये। ठीक है, हेमनाथ नहीं है, ये चौराबाड़ी हिमनद किस स्थान पर है, ये प्रश्न है आपका कि चौराबाड़ी हिमनद जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो चौराबाड़ी हिमनद जो है वो आपका उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में है, ये ग्लेशियर है। ठीक है, अब आपसे ऐसे पूछ ले कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो बताइएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे हो जाएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये काराकोरम, और हम जम्मू कश्मीर भी नहीं कह सकते, हम लद्दाख कह सकते हैं। ठीक है, लद्दाख के अंदर क्या है आपका, सियाचिन ग्लेशियर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, या और अगर आपसे पूछ ले तो काराकोरम पर्वत पर, किस पर, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है उसमें कौन सा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर यही है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मालाबार तट का विस्तार है।
गुजरात से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु। तो बताइएगा कि मालाबार तट का विस्तार है। तो देखिएगा गुजरात से गोवा तक कोंकण तट है। कौन सा है? कोंकण तट है। और गोवा से कर्नाटक जो है इसको हम मंगलोर तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलोर तट कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट कहते हैं। और जो कर्नाटक से केरल है इसको हम क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जो है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ये तीनों जो हैं वो पश्चिमी तट हैं। कैसे हैं? पश्चिमी तट हैं। और जो कोरोमंडल तट है ये कैसा तट है? ये पूर्वी तट है। कैसा है? पूर्वी तट है। और आपसे प्रश्न बनेगा, देखिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों का क्या सही हो जाएगा? कर्नाटक से केरल कि पूर्वी एवं पश्चिमी तट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो लिख लीजिएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी तट नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। और मैं आपसे पूछ लूं कि पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी तट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पूर्वी तट की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है? तो पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी चोटी है। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पर? उड़ीसा में है पूर्वी तट की सर्वोच्च चोटी। और पश्चिमी तट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये भी लिख लीजिएगा आप लोग, पश्चिमी तट की सर्वोच्च चोटी। तो पश्चिमी तट की सर्वोच्च चोटी आप लोगों की कौन सी हो जाएगी? तो कलसूबाई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई चोटी हो जाएगी। और ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। 15वें प्रश्न का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है। तो बताइएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है दक्षिणी अंडमान में, लिटिल अंडमान में, कार निकोबार में, या मध्य अंडमान में? तो देखो, अंडमान निकोबार जो है इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार में कितने द्वीप हैं? तो कुल 572 द्वीप हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में देखो, जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, इन दोनों के मध्य में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री। ये आपसे पूछ लेगा अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। और जो मध्य अंडमान है, जो मध्य अंडमान है, तो मध्य अंडमान में यहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका क्या नाम है? बैरन द्वीप। बैरन ज्वालामुखी पर्वत है, ऐसे लिख लीजिएगा, बैरन ज्वालामुखी पर्वत, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक और भी ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। इसको लिख लीजिएगा, मैं फिर आगे कराता हूँ उसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहीं पर एक है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा है? नारकोंडम
ज्वालामुखी ये उत्तरी अंडमान में है। ज्वालामुखी ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और यह एक कैसा पर्वत है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम, और दोनों ही कहाँ पर हैं? तो दो के दोनों ही आपके अंडमान निकोबार में स्थित हैं। ठीक है। अब अंडमान निकोबार में एक रॉस द्वीप था, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? रॉस द्वीप है। तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर इन्होंने क्या रख दिया है भारत ने? तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। इसके बाद में जो नील द्वीप था, ठीक है, नील द्वीप का नाम क्या बदल कर क्या रख दिया है? तो शहीद द्वीप रख दिया है। क्या रख दिया गया है? शहीद द्वीप रख दिया गया है। और जो हैवलॉक द्वीप है, कौन सा? हैवलॉक द्वीप है। तो इस हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? स्वराज द्वीप रख दिया गया है। क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप। ठीक है। ऐसे ही एक आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है। हाँ, उड़ीसा में जो है व्हीलर द्वीप है। कौन सा? उड़ीसा के अंदर व्हीलर द्वीप है, चाहे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा उड़ीसा, ये तो सारे अंडमान में थे। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर रख दिया है अब्दुल कलाम के नाम पर। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, काम आ सकता है आप लोगों के। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को एक बार आप लोग सब लोग बढ़िया करके शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्न में क्रेटर झील का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में क्रेटर झील का उदाहरण है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है? चिल्का है, कोलेरू है, अष्टमुदी है या लोनार है? तो देखिएगा, चिल्का, कोलेरू, अष्टमुदी, ठीक है, ये तीनों कैसी हैं? लैगून झील हैं। किसका उदाहरण है ये? लैगून झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील क्या होती है? जो तट के किनारे पाई जाती हैं। और लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका? क्रेटर झील का उदाहरण है। जिस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से होता है उस झील को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। तो लोनार झील जो है वो आपका किसका है? क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिएगा, चिल्का झील आप लोगों की कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। मैं एपी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अष्टमुदी केरल में है। लोनार कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। अब मैं आपसे पूछूं कि जम्मू कश्मीर में झीलें, एक ही साथ झीलें भी निपटा लेते हैं, यहाँ से रुक जाइएगा। केरल में और कौन सी? चलिए पहले देखते हैं। अच्छा, सुखना झील कहाँ पर है? सुखना झील तो चंडीगढ़ में है। कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो पता ही होगा आप लोगों को कौन कौन सी झीलें हैं। फुलहर झील है, गोविंद बल्लभ पंत है, सुर सरोवर है, कीथम है। ठीक है, सूरजकुंड झील कहाँ पर है? ठीक है, ये सूरजकुंड झील कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में है।
केरल के अंदर और कौन सी झील है? तो केरल के अंदर पेरियार है। कौन सी है? पेरियार है। वेम्बनाड है। ठीक है, कौन सी झील है? वेम्बनाड है। और केरल में झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। और जो ये वेम्बनाड झील है, इस झील में नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इसमें भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47A भी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछ ले कि पुलिकट झील कहाँ पर है? पुलिकट झील तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कौन सी? आपकी पुलिकट झील। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो समझिएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सी है? बूलर है, डल है, शेषनाग है, बैरीनाग है। ठीक है, ये सारी आपकी कहाँ पर हैं? तो जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में आपकी कौन सी है? रेणुका झील है। रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में कौन सी है? तो रूपकुंड है। कौन सी है? रूपकुंड है। भीमताल है, देवताल है। ये सारी कहाँ पर हैं? आपका उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन सी है? तो सिक्किम में लहामुसा। कौन सी है? लहामुसा, या इसी को हम क्या कहते हैं? चोलामू। क्या कहते हैं? चोलामू भी कहते हैं। और यह भारत की सर्वाधिक ऊंची झील है। कैसी है? सबसे ऊंची झील है। और बूलर कैसी है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। मीठे पानी या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बूलर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी खारे पानी की पूछे तो आपकी हो जाएगी चिल्का झील, सबसे बड़ी। और भारत की प्रथम रामसर साइट भी है। लेकिन अगर पूछ ले कि भारत की सर्वाधिक बड़ी ना पूछे, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी सांवर झील, राजस्थान में। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? सांवर झील। लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में है, लोकटक है। ठीक है, ये मणिपुर में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा राजसमंद, डिडीवाना और सांभर, ये कहाँ पर हैं? तो राजस्थान के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा कि गंगा नदी भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिएगा, गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? यूपी। सबसे पहले देखिएगा शुरुआत कहाँ से होती है? उत्तराखंड, यूपी, ठीक है, बिहार। बिहार के बाद में जाती है झारखंड। कहाँ पर? झारखंड। और झारखंड के बाद में कहाँ पहुँच जाती है? तो वेस्ट बंगाल। तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कहाँ से नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। आगे देखिएगा, तो सही आंसर सी हो जाएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और जिसमें से भारत में कितनी है इसकी लंबाई? ये आप लोग बताइएगा, भारत और बांग्लादेश में कितनी बहती है। इसके बाद में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक लंबाई यूपी में है, और सबसे कम लंबाई झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूपी में बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। किससे? यूपी में बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है और बलिया होते हुए कहाँ चली जाती है? बिहार चली जाती है। कहाँ पर? बिहार चली जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या था? छत्तीसगढ़। आगे बढ़िएगा कि अलकनंदा एवं पिंडार नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है? तो समझ लीजिएगा, एक कौन सा है? सतोपत ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। तो देखिएगा वो लोग क्या बना देते हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा। जब ये दोनों नदियाँ एक जगह मिलती हैं तो क्या बनता है आप लोगों का? विष्णु प्रयाग बनता है। जब अलकनंदा और पिंडार नदी बनती है तो कर्ण प्रयाग मिलता है। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। और जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। और देवप्रयाग कब बनेगा? जब अलकनंदा और भागीरथी बनेगी। अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी जब मिलती है तब कौन सा प्रयाग बनता है? तो आपका देवप्रयाग बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसमें कुछ और चीज़ें बतानी है आपको। देखिएगा अब क्या है कि जब भागीरथी नदी जो होती है ना, वो देखो जब क्या होता है कि ये अलकनंदा है और ये आपकी भागीरथी है। ठीक है, जब ये दोनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? गंगा। तो जो ये भागीरथी नदी है, ये जब यहाँ मिलने से पहले ये क्या करती है? दो बांध का निर्माण करती है। तो भागीरथी नदी के ऊपर बांध हैं दो। ठीक है, कौन कौन से हैं? और दोनों ही कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हैं। एक तो आपका है टिहरी बांध। कौन सा है? टिहरी बांध है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका कोटेश्वर बांध। कौन सा है? कोटेश्वर बांध। और ये दोनों के दोनों बांध जो हैं वो उत्तराखंड में हैं। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, शारदा, गंडक, कोसी और चंबल। तो देखिएगा सबसे पहले गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की यही है, यमुना। और यमुना जो है वो उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से निकलती है और गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में आकर मिल जाती है। यमुना के किनारे कौन से शहर बसे हैं? दिल्ली, आगरा, कालपी, इटावा, हमीरपुर, बांदा। ठीक है, फिर गंगा से एक नदी, फिर देखिएगा गंगा की सहायक नदी अगली कौन सी है? तो अगली गंगा की सहायक नदी है सोन। कौन सी है? सोन नदी है गंगा की सहायक। और यह गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो पटना में मिल जाती है। कहाँ पर? पटना में मिल जाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी रामगंगा। गंगा की सहायक नदियाँ और कौन सी हैं? रामगंगा है, सोन है, यमुना है, शारदा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, लेकिन चंबल नहीं है। चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक है। किसकी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की सहायक नदी आपकी चंबल नदी है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और गंगा की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है। कौन सी है? घाघरा है। ये भी आप सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो देखिएगा भारत की सबसे बड़ी नदी, वो तो सबसे लंबी थी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिएगा, इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है। देखिएगा यह तिब्बत से आती है और तिब्बत से ये यांग्याप दर्रा होते हुए जब अरुणाचल प्रदेश में बहती है तब तक इसका नाम क्या रहता है? सांगपो ही रहता है। क्या रहता है? सांगपो ही रहता है। लेकिन जब ये भारत में आएगी और भारत में
दिहांग नदी में, भारत में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बहती है दिहांग, ठीक है। जब दिहांग नदी में दिवांग प्लस लोहित, ठीक है, जब नदियां मिलती हैं तब इसका नाम क्या हो जाता है, तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है। तो भारत में ये कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से, यांग्याप दर्रा से, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा, माजुली द्वीप है, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सतलज नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। तो देखिएगा, जो सतलज नदी है ये निकलती कहाँ से है, तो सतलज नदी जो है वो राकसताल से निकलती है। कहाँ से, राकसताल से निकलती है। और राकसताल कहाँ पर है, तिब्बत में है, ठीक है। कहाँ से निकलेगी, राकसताल से निकलेगी और भारत में सिपकीला दर्रा से, किससे, सिपकीला दर्रा से, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में ही क्या करती है, इसी नदी के ऊपर क्या बना है, भाखड़ा नागल बांध बंधा। कौन सा है, भाखड़ा नागल बांध, किस नदी के ऊपर है, तो आपका सतलज नदी के ऊपर है। और इसी सतलज नदी के ऊपर एक और बांध है जिसका क्या नाम है, हरिके बांध। क्या नाम है, हरिके बांध। और इसी हरिके बांध से क्या होता है, इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है। और ये इंदिरा गांधी जो नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है। कैसी है, भारत की सबसे लंबी नहर है। और सतलज नदी जो होती है वो यहाँ से होते हुए फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो 23वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहीं पर सिंधु नदी जो होती है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। याद रखिएगा, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलती है। और सिंधु नदी के किनारे भारत का लेह शहर स्थित है। कौन सा स्थित है, लेह शहर स्थित है। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर जो है वो आपका श्रीनगर स्थित है। कौन सा, श्रीनगर। और ये झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है। किस झील से, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है, ठीक है। और ये क्या करती है, झेलम नदी जो है बाद में ये भी पाकिस्तान चली जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो झेलम नदी सीमा बनाती है, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो है वो झेलम नदी सीमा बनाती है। और झेलम नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी है, तुलबुल परियोजना है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिएगा, एक नदी है चिनाब। इससे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि चिनाब नदी पर कौन सी परियोजनाएं हैं। तो चिनाब नदी के ऊपर दुलस्ती, कौन सी है, दुलस्ती। एक है बगलिहार, कौन सी है, बगलिहार। बगलिहार के साथ में यहीं पर है सलाल, ठीक है। ये सारी 3 परियोजनाएं हैं और 3 की तीनों कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में ही विश्व का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है जिसका नाम है अटल सेतु। क्या नाम है, अटल सेतु है। तो 23वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो बताइएगा, निम्न में से कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं गिरती है। तो कौन सी नदी नहीं गिरती है, देखो नर्मदा, तापी, माही और कौन सी हो जाती है, साबरमती।
साबरमती, ठीक है। ये सारी नदियाँ जो हैं वो कहाँ गिरती हैं जाके, आपके अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, नर्मदा नदी जो है निकलती कहाँ से है, तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक के पठार से निकलती है, ठीक है। और इस नदी के ऊपर 3 जलप्रपात हैं। कौन से, मध्य प्रदेश में 3 जलप्रपात हैं नर्मदा नदी के ऊपर। धुआंधार, कौन सा है, धुआंधार। एक है दुग्धधारा और एक कौन सा है, कपिलधारा। कौन सा है, कपिलधारा। तीनों के तीनों जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। किस पे, भेड़ाघाट पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जो बैगई नदी है, ये बैगई नदी कहाँ पर बहती है, तो ये मदुरई में। और भारत की सबसे दक्षिणी नदी यही है। कौन सी है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी जो है वो बैगई है। और ये कहाँ गिरती है जाके, तो ये पाक की खाड़ी में या मन्नार की खाड़ी में, आप कुछ भी कह दीजिएगा, ठीक है। पाक की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। ताप्ती नदी, ये मध्य प्रदेश के बैतूल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश की बैतूल पहाड़ी से निकलती है। माही नदी, तो माही नदी का भी स्थल कहाँ पर है, तो एमपी से ही निकलती है ये, ठीक है। एमपी में, ये धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिएगा, सिक्किम में कौन सा दर्रा स्थित है, नाथुला और जेलेपला। कौन सा है, नाथुला और जेलेपला। मणिपुर में कौन सा है, तो मणिपुर में है तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में है दिफू। और कौन सा है, पांगसाड, यांग्याप और बोमडिला, ठीक है। तो 25वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सा है, तो उत्तराखंड में है नीति, माना और लिपुलेख। और कौन सा है, लिपुलेख। ये सारे दर्रा कहाँ पर हैं आपके, तो ये सारे दर्रे उत्तराखंड के अंदर स्थित हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिएगा कि जोजिला दर्रा लद्दाख में है। अब काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में है और बुर्जिल दर्रा भी। कौन सा, बुर्जिल ला दर्रा भी कहाँ पर है आपका, लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल है, ठीक है, और पीर पंजाल है। और कौन सा है, पीर पंजाल है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, सिपकीला है। कौन सा है, सिपकीला है और बारालाचा है, ठीक है, बारालाचा है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है। अमृत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, देखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन से कौन सी है, तो पेट्रोलियम उत्पादन से काली क्रांति संबंधित है। कौन सी है, काली क्रांति संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति। कौन सी है, भूरी क्रांति। मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति। और नदी परियोजना जोड़ने से अमृत क्रांति। कौन सी हो जाएगी, अमृत क्रांति, ठीक है। गोल क्रांति से, गोल क्रांति कौन सी हो जाएगी, तो गोल क्रांति हो जाएगी आपके आलू उत्पादन से।
किससे हो जाएगी? आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति आपकी बागवानी उत्पादन से, ठीक है, बागवानी उत्पादन से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, रजत क्रांति और अंडा उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। देखिएगा, जो बॉक्साइट है ये किसका अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क है और सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो उड़ीसा राज्य में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। ठीक है, यहीं पर समझिएगा कि कोयला क्या है? कोयला। देखिए, कोयला जो होता है वो कितने प्रकार का होता है बताइएगा? कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो जो भारत में सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी कोयले की प्रजाति कौन सी है? क्वालिटी बेस्ड कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट। और ये भारत के एकमात्र राज्य में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। ठीक है, फिर होता है लिग्नाइट। कौन सा होता है? लिग्नाइट। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है उसको नाम कहते हैं पीट। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत में कोई एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? शीर्ष कोयला उत्पादन पूछ रहा हूँ मैं, भंडारण नहीं। ठीक है, तो होता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और मैं अगर यहीं पे पूछ लूँ था कि शीर्ष कोयला भंडारक राज्य कौन सा हो जाएगा? शीर्ष कोयला भंडारक राज्य तो हो जाएगा आपका झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अभ्रक उत्पादन में शीर्ष राज्य है। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अभ्रक उत्पादन में शीर्ष राज्य जो है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लोहा उत्पादन में सर्वाधिक, तो लोहा उत्पादन में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन जो है वो आपका उड़ीसा में होता है। कहाँ पर? उड़ीसा में होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। उत्पादन और भंडारण दोनों में ही कौन आगे है? तो आपका उड़ीसा आगे है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ तांबा। ठीक है, भंडारण में कौन शीर्ष पर है और उत्पादन में कौन से शीर्ष पे है? जल्दी से बताइएगा। उत्पादन और भंडारण में, तांबे के उत्पादन और भंडारण में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर है? तो देखिएगा, उत्पादन में है मध्य प्रदेश और भंडारण में कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, आंकड़े बदले हुए हैं तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जावर की खान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कि जावर की खान किस राज्य में स्थित है? तो जावर की खान आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। कर्नाटक में आपका क्या है बताइएगा? तो कर्नाटक में कोलार की खान है, KGF मूवी वाली कोलार की खान है, सोने के लिए फेमस है। हट्टी की खान है, कौन सी है? हट्टी की खान है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान है, ये भी किसके लिए फेमस है?
तो ये भी सोने के लिए फेमस है। और जावर की खान ये सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश में आपका मलाज खंड की खान है। किसकी है? मलाज खंड की खान है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि आधुनिक एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई। ठीक है, आधुनिक एवं व्यवस्थित ढंग से तो 1749 में कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कहाँ पर? स्वीडन में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार दशकीय जनगणना तो कहाँ हुई थी? पहली बार दशकीय जनगणना ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी? 1790 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी। तो लेकिन 31वें प्रश्न का तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना, भारत में सर्वप्रथम जनगणना, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में किसके काल में हुई थी? मयो के काल में हुई थी। किसके? मयो के काल में हुई थी। लेकिन 1881 में रिपन के काल में दशकीय जनगणना हुई। ठीक है, कैसी हुई? दशकीय जनगणना का आरंभ कब से हुआ? तो आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है। तो बताइएगा न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता और लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? केरल राज्य का है। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। और जो मेघालय है तो दशकीय सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला राज्य। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई? तो मेघालय में हुई। और न्यूनतम कहाँ पर हुई थी? या ऋणात्मक तो मैंने उस दिन बताया था कहाँ पर हुई थी आपका? नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? नागालैंड में। अच्छा, जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है। ठीक है, कितना है? 382 है। लिंगानुपात कितना है? 943 है। कितना है? 943 है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साक्षरता दर कितनी है भारत की? कुल साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 73.04 73.04% है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि जो चुलिया जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा चुलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान के अंदर चंबल नदी पर है। कहाँ पर? चंबल नदी के ऊपर राजस्थान में चुलिया जलप्रपात है। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है? तो जोग है, या जिसी को गरसोप्पा कहते हैं। किस नदी के ऊपर है? तो शरावती नदी के ऊपर है। ठीक है, झारखंड में आपका कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। और यह किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर है आपका? स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है। और मध्य प्रदेश में आपका कौन सा है? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, नर्मदा नदी के ऊपर 3 थे। कौन से? एक तो धुआंधार था। ठीक है, धुआंधार था, दुग्धधारा था और कपिलधारा था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इसको। आगे है कि दसम जलप्रपात किस नदी के ऊपर है।
तो दसम जलप्रपात जो है वो किस नदी के ऊपर स्थित है? तो दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी के ऊपर, ठीक है, कांची नदी के ऊपर झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। बीहड़ नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है? तो चचाई जलप्रपात है। कौन सा है? चचाई जलप्रपात है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इंद्रावती नदी के ऊपर कौन सा है? तो चित्रकूट है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है। और कहाँ पर है ये? तो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और जो बाराही नदी है, तो इस बाराही नदी के ऊपर कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 34वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैतूर बांध किस नदी पर है? ठीक है, मैतूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी के ऊपर है। किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर है। और कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। अच्छा, कृष्णा नदी के ऊपर कोई बांध है बताइएगा? तो नागार्जुन बांध है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी के ऊपर है। किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर, तो तुंगभद्रा परियोजना है। कहाँ पर है ये? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर बताइएगा? तो स्वर्णरेखा परियोजना है, या अभी मैंने हुंडरू जलप्रपात भी बताया था, झारखंड के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा, शिव समुद्रम कहाँ पर है? तो कावेरी नदी के ऊपर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी मैंने ये बता ही चुका हूँ आप लोगों को। बगलियार कहाँ पे है? तुलबुल कहाँ पर है? फरक्का पश्चिम बंगाल में है। इदुक्की केरल में है। काकरापार, उकाई परियोजना आप चाहे लिख लीजिएगा, ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट एकांगुआ, माउंट कोटापैक्सी, माउंट चिम्बराजो या माउंट ओराकली? तो देखिएगा, ये तीनों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। और जो माउंट ओराकली है ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है। आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, और जो माउंट कोटोपैक्सी है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। और यह किस देश में है? तो दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर देश में है। किस में है? इक्वाडोर देश में है। माउंट चिम्बराजो भी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। और माउंट एकांगुआ जो है वो चिली व अर्जेंटीना में है। चिली और अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमारा जो बचा हुआ है भूगोल, मतलब विश्व का भूगोल। जैसे कि जो महाद्वीप हैं, तो बताइएगा महाद्वीप की एक थ्योरी क्लास जो है पूरी, जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो इनकी एक क्लास में अलग से 1 घंटे में करके आपको जलसंधि वगैरह, एशिया महाद्वीप में कौन सी जलसंधि है, ये सारे मैं एक साथ आपको करके अगर दे दूं तो कोई समस्या है? मेरे हिसाब से तो हम लोग आज यहीं तक रोक लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद में जो भी होगा, तो जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचेंगे, हालांकि आपको यहीं से मिल जाएंगे, लेकिन मैं एक और क्लास बना दूंगा तो आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो 3-4 क्वेश्चन हैं उनको भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। बाकी एक क्लास जो है क्योंकि लंबी भी हो रही है थोड़ा, तो मैं एक क्लास और बना दूंगा इसके लिए 1-2 दिन में। आगे देख लीजिएगा कि जापान देश का पुराना नाम क्या था? निप्पन, पर्सिया या बोस्तोलैंड या एब्सीनिया। तो जापान देश का पुराना नाम निप्पन था। पर्सिया किसका पुराना नाम था? तो ईरान का था। किसका था? ईरान का। और बोस्तोलैंड ये किसका नाम था? तो ये लेशेथो का नाम था। किसका नाम था? लेशेथो का नाम था। और एब्सीनिया जो है वो इथोपिया का नाम था। किसका? जो इथोपिया देश है, इथोपिया का पुराना नाम क्या था? एबिसीनिया था, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, प्रेरित हो गया। प्रेरी घास के मैदान कौन सा है? प्रेरी घास के मैदान जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी एक साथ आप लिख लीजिएगा। अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? तो सवाना, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना। और जो उत्तरी अमेरिका है इसमें प्रेरी। दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है इसमें बेल्ट्स। और हंगरी में पुस्ताज, ठीक है। ब्राज़ील में कंपोश, ठीक है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डाउन्स घास के मैदान कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कैंटरबरी कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में है। कैंटरबरी कहाँ पर है? तो न्यूजीलैंड में है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कि किर्गिज जनजाति किस देश में निवास करती है? तो किस देश में निवास करती है? तो आपका किर्गिस्तान में। किस में करती है? किर्गिस्तान में। ईरान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुर्द। कौन सी? कुर्द पाई जाती है। केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है। मलाया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बताइएगा जल्दी से। तो मलाया जनजाति जो है वो ये आपके मतलब मलाया देश जो है इसमें सकाई जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सकाई जनजाति, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 39% का सी आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कांगो में। कहाँ पर? कांगो में पाई जाती है, ठीक है। बुशमैन कहाँ पर पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि फेल्ला जनजाति का निवास स्थान है। तो देखिएगा अफ्रीका का जो भूमध्य सागरीय जनजातीय क्षेत्र है इसमें फूला पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन पाए जाते हैं। कौन सी पाई जाती है? रेड इंडियन। साइबेरिया में कैमसिन। कौन सी? कैमसिन। और मिस्र में जो है वो फेल्ला जनजाति पाई जाती है, ठीक है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? फेल्ला जनजाति जो है वो मिस्र में पाई जाती है, ठीक है। देखिएगा आज तक हमारे ये यहीं तक 40 प्रश्न थे। देखिएगा जो आप लोगों का, देखिए मैंने भारत का भूगोल में जितने टॉपिक थे वो तो मैंने आपके सारे कंप्लीट करा दिए, और विश्व के भूगोल में भी मैंने कई सारे टॉपिक आपके लगा लिए हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आपको, देखो आप लोग जाइएगा जियोग्राफी के प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पर बोर्ड पर मैंने पढ़ाया है कि महाद्वीप के बारे में, ठीक है। जैसे कि उत्तरी महाद्वीप, उत्तर महाद्वीप जो है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये सब मैंने वहाँ पढ़ा रखे हैं। तो एक बार आप लोग वहाँ से भी इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं कल या परसों, ठीक है, 1-2 दिन में इसकी जो जियोग्राफी की एक और क्लास लेकर आऊँगा जिसमें मैं विश्व का भूगोल कराऊँगा, ठीक है। जो विश्व का भूगोल है वो उस क्लास में मैं आपको कंप्लीट कराऊँगा। तो आप लोग उस क्लास
ठीक है, विश्व का भूगोल में कराऊंगा, तो आप लोग सभी लोग इससे जुड़ जाइएगा। बाकी आज रात के 10 बजे जो है वो आप लोगों के लिए वही एक मॉडल पेपर होगा आप लोगों का, 30-35 20-25 प्रश्न होंगे। आज संभवतः 2 ग्राफ मैं आपको कराऊंगा उसमें, ठीक है, 2 ग्राफ होंगे उसमें, तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठिएगा रात के 10 बजे। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक टारगेट जो 1000 का है वो आप लोग पूरा कराइएगा जल्दी से जल्दी। बाकी आप सभी लोग बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, जल्दी से बताइएगा ये क्लास जो है वो आप लोगों को कैसी लगी है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो डाउट आप लोगों का कोई भी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है अगर आप लोगों का तो उसको पूछ लीजिएगा। बाकी अब हमारी 22 तारीख को इकोनॉमिक्स की जो है वो एक मैराथन क्लास, नहीं 22 को पॉलिटी की है, 22 तारीख को पॉलिटी की मैराथन है। लेकिन इस 22 से पहले ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जियोग्राफी की जो बची हुई क्लास है, क्योंकि अब 1 घंटे में निपट जाएगी, तो मैं जियोग्राफी की आप लोगों की कल या परसों में जैसे मुझको समय मिलेगा मैं आप लोगों को पूरी क्लास कंप्लीट करके दे दूँगा, ठीक है। बाकी रात के 10 बजे आप सभी से मिलते हैं, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। बाकी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।